हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर के, जो कि है रिलेटेड उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से, जो कि होने वाला है 2024 में। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो हम लोग फ्री नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा हमें तभी प्रिपरेशन करनी है। हमें प्रिपरेशन उससे पहले स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो 2014 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो स्क्रीनिंग पेपर है लेक्चरर का, उत्तराखंड लेक्चरर का। तो उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको ये पेपर पूरा कंप्लीट कराऊंगी, जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ 2014 का। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 16 नवंबर 1948, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948 एंड डी ऑप्शन इज़ 26 जनवरी 1950। तो क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर? तो 10 दिसंबर, सी ऑप्शन जो है 10 दिसंबर 1948 इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है मानव अधिकारों की जो घोषणा की गई थी, सार्वभौमिक घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। तो भारत में जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण है, तो उनकी अवस्थापना यानी कि उनकी स्थापना कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में। थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल यूज़ करते हैं ये लोग, बट हमको थोड़ा सा दोबारा एक दो बार रीड करके उसका सेंटेंस को हमें मीनिंग समझना चाहिए और उसके बाद आंसर करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा संसद द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बाकी के देख लें, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एंड प्रधानमंत्री द्वारा। तो इनके द्वारा नहीं होता है ये। प्रशासकीय न्यायाधिकरण की जो स्थापना होती है वो संसद के द्वारा ही होती है, ठीक है, संसद के द्वारा ही की जाती है। इसमें क्या है प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो अधिनियम है 1985 के तहत केंद्र सरकार को केंद्र और राज्यों के कार्य संचालन के संबंध में लोक सेवा एवं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतनामों के निपटारे हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। और ये अनुच्छेद किस में आता है? 323A में, ठीक है। न्यायाधिकरण का उद्भव संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ था? तो आंसर हमारा है यहाँ पर 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। अब क्या होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? होता क्या है, उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 है। अब एक इसमें चेंजेस आए हैं, अभी कौन सा वैलिड है, ठीक है। तो 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया। यह अधिनियम, आप लोग ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया। यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस करता है, ठीक है, प्रतिस्थापित करता है। अब इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना की गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आप देख लेना इसमें कि आपको पूछ सकता है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, तो उसको किस अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया? तो आंसर हमारा होगा 20 जुलाई 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से उसको प्रतिस्थापित किया गया। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया?
ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन सा अधिकार 2002 में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। बी है अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार है। थर्ड है नकली वस्तुओं से सुरक्षा है। डी है उचित स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। तो आंसर हमारा यहाँ पर है अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार है। दोस्तों, इससे अलग भी और अधिकारों को 2002 में जोड़ा गया है। वो ऐसे हैं कि देखो, अन्य अधिकार जोड़े गए हैं, क्या हैं वो, जिनमें सुरक्षा का अधिकार आता है, सूचित करने का अधिकार आता है, विकल्प का अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार आता है और सुनवाई का अधिकार शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 5 राइट्स हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वर्ष 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2002 में इन चीज़ों को शामिल किया गया है। देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या है? सूचित करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकल्प का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। और ये जो हमने पढ़ा है, इसका ऑप्शन जो है अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारा। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और 2 समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने 2 स्लाइड्स पर लिया है क्वेश्चन। तो आगे की जो स्लाइड ऐड हो रही है ना, प्रतिलिपियाधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ बौद्धिक संपदा होता क्या है। एक्चुअली क्या है ना, जो कोई किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक सृजन, ठीक है, अपने सोच विचार करके कुछ भी क्रिएटिव नया बनाता है, ठीक है, जो पहले नहीं था लेकिन अब है। व्यक्ति खुद की सोच समझ करके कुछ भी क्रिएटिव बनाता है तो उसको बौद्धिक संपदा के अधिकार कहा जाता है। ठीक है, बौद्धिक सृजन परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाला अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। ठीक है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन हमारा कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियाँ हैं। बी है सूचना संग्रहण। सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डी है ट्रेडमार्क। तो इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आंसर इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 1967 में ना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को बनाया गया था 1967 में। अब इसमें क्या है? कलात्मक क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, कॉपीराइट, पेटेंट, सूचना संग्रहण, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन है, भौगोलिक संकेतन है। तो इन चीज़ों पर ना अगर कोई नई खोज होती है, नई आविष्कार होता है नया, तो उस चीज़ पर अधिकार को मान्यता देने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार को बनाया गया है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने इन्वेंट करी है, मैंने बनाई है। ठीक है, इस चीज़ का तो श्रेय मुझे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ उसको ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कि बौद्धिक सृजन जो होता है परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाला यही अधिकार होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। कि इसमें एक तरह की रचना होती है, शोध होता है, आविष्कार होता है। ठीक है, और पहले व्यक्ति, इसमें मैं बता देती हूँ आपको, सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होता है जो क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन हमारा। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? अब पीने के पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे क्या होता है? देखो, अब ऑप्शन है केराटोसिस, बी है अतिसार, सी है टाइफाइड या डी निमोनिया। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑलरेडी टिक मार्क है। तो आंसर हमारा है ए, बिल्कुल सही है, केराटोसिस। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक रोग हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। पीने के पानी में अगर आर्सेनिक विष की अधिक मात्रा हो जाती है तो उससे केराटोसिस नामक रोग हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया अभी। तो क्या होता है, केराटोसिस रोग होता क्या है? एक्चुअली ना ये स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि ना स्किन पर हल्के और ना छोटे पंख दिखने लग जाते हैं, पंख तरह की शेप बनने लग जाती है। ठीक है, हल्के लाइट कलर से होने लग जाता है ऐसा। तो त्वचा जो सूखने लग जाती है, हमारी जो स्किन होती है ना वो ड्राई होने लग जाती है और अपनी ना शाइनिंग एंड उसका कलर डल होता जाता है, शाइनिंग खो देती है हमारी स्किन। इसके यही सिम्टम्स हैं।
ठीक है। केराटोसिस जो रोग है इसके सिम्टम्स ये हैं कि हमारी त्वचा जो है ना सूखने लग जाती है, अपनी चमक खो देती है, रंग खोने लग जाती है। तो इस चर्म रोग को ना, ये स्किन प्रॉब्लम जो है ना, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, चिकन स्किन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चिकन स्किन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन 7 है, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयोग किया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। ऑप्शन देख लेते हैं, साबुन बनाने में, बी है निसंक्रामक बनाने में, सी है शीतल पेय बनाने में, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाया जाता है। तो क्या है ना, CO2 का यूज़ किस लिए होता है? तो शीतल पेय बनाने में किया जाता है। ठीक है, किस यूज़ में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़, किस लिए किया जाता है? तो शीतल पेय बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसका यूज़ जो होता है शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विलय होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तथा इसका स्वाद जैसा है ना, इसका स्वाद कैसा होता है? एक एसिडिक होता है इसका, एंड थोड़ा सा स्वीटनेस होती है, मीठा इसका टेस्ट होता है। ठीक है, जिस कारण से इसका प्रयोग शीतल पेय में किया जाता है। वैलिड रीज़न आपको पता चल गया है कि CO2 का यूज़ पानी में क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, इसका शीतल पेय में क्यों किया जाता है? पानी में विलय होता है और एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और इसका टेस्ट मीठा सा होता है। इस गैस को शीतल पेय में दाब द्वारा मिलाया जाता है, प्रेशर के थ्रू मिलाया जाता है। अब CO2 गैस को पानी में कैसे मिलाया जाता है? तो प्रेशर उसको दिया जाता है। प्रेशर, जितना प्रेशर दिया जाएगा तो इसके थ्रू ये पानी के अंदर मिल जाता है। CO2 जो है पानी के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई है जो क्या कहलाती है? तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए है पूसा लरमा। एक्चुअली ना प्रोफेसर जो MS स्वामीनाथन है, उन्होंने ना पूसा लरमा गेहूं की किस्म को विकसित किया है। यार ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी गेहूं की किस्मों को विकसित किया है। ठीक है, तो और इस चीज़ में ना भारत को इसमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो क्या कारण है? सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका मेन रीज़न क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, एंड डी कणों का संगठन। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस कारण से होती है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, नाभिकीय संलयन। बिल्कुल राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें लास्ट 9 क्वेश्चन था एंड अब 11 क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन जो था ना वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। तो एक्चुअली करंट अफेयर्स अब हमारे कुछ काम में नहीं आने वाला वो वाला। तो अब देख लेते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑर्गन, सी ऑक्सीजन, एंड डी जलवाष्प। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर जलवाष्प। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसका हरित गृह प्रभाव से संबंध है। क्वेश्चन 12 है हमारा, रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है हमारा पोलोनियम 218, बी है यूरेनियम 238, एंड सी रेडियम 225 एंड प्लूटोनियम 238। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ठीक है, रेडॉन 222 इसको RN से इंडिकेट करते हैं, फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। इसका प्रमुख स्रोत हमारा क्या है? यूरेनियम 238। समझ गए आंसर इसका? ठीक है, तो इसमें 238 यूरेनियम 238 जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। 13 क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है डेसिबल, जिसे DB से शो किया जाता है, बी है डॉब्सन यूनिट DU, सी है बेक्यूरेल BQ, एंड डी नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ओजोन परत जो है उसकी मोटाई किस यूनिट में नापी जाती है? तो उसमें डॉब्सन यूनिट में ओजोन परत की जो है ऊंचाई को मापा जाता है। आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा
14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए है केसीन, बी है ग्लोब्यूलिन, सी है एल्ब्यूमिन एंड डी है हीमोग्लोबिन। तो दूध में जो है प्रोटीन कौन सी उपस्थित होती है, यही क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन पूछा है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन होगा इसमें आंसर हमारा? ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए केसीन। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? केसीन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। दूध में बीटा केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। यह स्लो डाइटिंग प्रोटीन है, जिसे नाइट टाइम प्रोटीन या धीमी गति से पचने वाली प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटीन दूध पर सेपरेशन प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इस चीज़ को कि दूध में जो बीटा केसीन नामक प्रोटीन जो उपस्थित होता है, ये स्लो डाइटिंग प्रोटीन के रूप में जाना जाता है और इसको नाइट में लेना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि नाइट में दूध पीकर सोना चाहिए। ठीक है, नाइट टाइम प्रोटीन या धीमी गति से पचने वाले प्रोटीन के रूप में इसको जाना जाता है। समझ में आ गई बात? अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? कौन निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। सैलाइड, ऑप्शन ए है लार, बी है पैक्रियाटिक रस, सी है आमाशयी रस, डी उपरोक्त सभी। तो क्या है इसमें आंसर हमारा, क्या होगा? इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, पैंक्रियाटिक रस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका हम। पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख स्रोत क्या है? पैंक्रियाटिक स्रोत। ठीक है, पैंक्रियाटिक रस जो है एक क्षारीय द्रव होता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण और एंजाइम्स होते हैं। पैंक्रियाटिक रस जो है ना, आमाशय रस जिसको कहते हैं, तो इसका पीएच का मान कितना होता है? 7.5 से 8.3 तक इसका पीएच वैल्यू होनी चाहिए। इस रस में भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्ण पाचक रस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक आप सभी को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? अब जो भारत की राष्ट्रीय आय जो बनती है उसमें कौन सा सेक्टर अपना ज़्यादा योगदान देता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा हमारे इसमें? भारत की जो राष्ट्रीय आय बनती है उसमें सर्वोत्तम योगदान जो होता है ना, थर्ड सेक्टर का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, थर्ड सेक्टर का इसका योगदान होता है इसमें। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है अब वो देख लेते हैं। थर्ड सेक्टर में क्या क्या आता है इसमें देखो, ट्रेडिंग आती है, व्यापार आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है ना, कम्युनिकेशन आता है, संप्रेषण जिसे कहते हैं, आपका फाइनेंस आता है, वित्त जिसको कहते हैं, पर्यटन आपका, एंड संस्कृति, मनोरंजन आपका, एंटरटेनमेंट है, लोक प्रशासन है एंड सेवाएँ हैं, है ना, जुडिशरी आ जाता है, न्याय है, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब कुछ चीज़ें थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 क्वेश्चन, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मनीला, बी है वॉशिंगटन DC, सी है न्यूयॉर्क एंड डी जेनेवा। तो आंसर हमारे यहाँ पर होगा वॉशिंगटन DC, बिल्कुल सही आंसर है 18 क्वेश्चन का। विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी ये और डी ये सभी। तो ऑफकोर्स कृषि उत्पादन जब होगा तो उसके लिए ये सभी की ज़रूरत पड़ेगी, भूमि चाहिए हमें, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है दोस्तों, बीच के जो क्वेश्चंस छूटे हैं वो मैंने जानबूझ के हटाए हैं क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2014 का करंट अफेयर्स अब नहीं पूछा जाएगा।
क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। अब देखिए एशिया का जो पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र है भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र जो है भारत के गुजरात राज्य में प्रक्षेपित किया गया, स्थापित किया गया। ओके, गुजरात में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देख लेते हैं हम क्वेश्चन 26। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है विलियम जॉन्स है, बी एलेक्जेंडर डफ, सी विसेंट स्मिथ एंड डी जेम्स हिकी। इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आप एक्सप्लेनेशन देख भी चुके हैं। इसका आंसर हमारा है ऑप्शन ए। क्या आंसर इसका हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक हैं वो विलियम जॉन्स हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जॉन्स द्वारा की गई थी। जॉन्स ने एशिया के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान और साहित्य की खोज के उद्देश्य से 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी थी। ठीक है, अब ये जो संस्था है भारत के सभी साहित्य और वैज्ञानिक गतिविधियों का पुरोधा और विश्व की सभी एशियाटिक सोसाइटी का संरक्षक है। ठीक है, अब समझ में आ गया इसका? ठीक है, संरक्षक है एक तरह से। इस सोसाइटी के पास दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों, सिक्कों, पुराने चित्रों और अभिलेखों को समृद्ध संग्रह है। ठीक है, एक तरह से संग्रह करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? ऑप्शन ए है पाशुपत धर्म से, बी है बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से एंड डी चारवाक धर्म से। तो हम सभी को पता है जो पार्श्वनाथ जी हैं उनका किस धर्म से संबंध था? तो उनका जैन धर्म से संबंध था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 28 क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है ऑलरेडी मार्क्ड है आंसर इसका, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। हेनरी डेरोजियो द्वारा यंग बंगाल जो है शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि 1828 में बंगाल में चलाया गया था। कब चलाया गया? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? क्या पूछा है? आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी। इसका आंसर हमारा है सी ऑप्शन, वुड्स डिस्पैच, जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन 30 है। ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जो पहली जो सरकारी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है इन ऑप्शंस में से, 1881 बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक बार। ब्रिटिश भारत की पहली सरकारी जनगणना जो है वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, 1881 में हुई थी। यद्यपि भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1972 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अब देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इम्पॉर्टेंट भी है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, तो ये फेवरेट टॉपिक है एक तरह से। और यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर 2014 के ही क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा करवाऊँगी। ठीक है, 2014 का ये उत्तराखंड लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर उत्तराखंड लेक्चरर की स्क्रीनिंग पेपर की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।